नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर हनुमानगढ़ से, जहां खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राजस्थान स्टेट ओपन आर्चरी टूर्नामेंट का समापन विजेता प्रतिभागियों को मेडल और सद्भावना पुरस्कार के रूप में राशि देकर किया गया। 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में राजस्थान के विभिन्न जिलों से करीब 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अध्यक्ष लीगल कमेटी राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन जनेश तंवर, एडीएम उम्मेदी लाल मीणा, संजीव गौड़ वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। बताते चले कि सीनियर, जूनियर, सब जूनियर वर्ग के प्रतिभागी को मेडल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रधानी मुख्य अतिथि सहित उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का बुके, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। और इस बीच मुख्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने कहा कि 3 दिवसीय राजस्थान स्टेट ओपन आर्चरी टूर्नामेंट का प्रायोजन एसकेडी यूनिवर्सिटी के सहयोग से करवाया गया है और इस बीच इसके लिए विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करता है। ये आपको विदित है कि हनुमानगढ़ जिले में एसकेडी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में राज्य स्तरीय प्रथम ओपन आर्चरी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। आयोजन में हमारे साथी एडिशनल एसपी साहब श्री जनेश तंवर जी के द्वारा बहुत प्रयास किया। मैं देखता था कि पिछले 5-7 दिन से लगातार ये ऑफिस और ऑफिस के बाहर एक ही चीज दिमाग में थी। इसके साथ साथ बाबूलाल जी और इनकी यूनिवर्सिटी के बहुत सारी जो फैकल्टीज है उनके द्वारा इसमें काफी अपना योगदान देते हुए 3 दिवसीय प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित किया। एक तरीके का आवासीय टूर्नामेंट था। काफी व्यवस्था भी इनको करनी पड़ी, क्योंकि पहली ओपन एक्टिविटी थी या कंपटीशन था। हमारे जिले के लिए ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। और अभी जैसा बाबूलाल जी ने कहा कि आगे नेशनल स्तर का एक ओपन गेम यहाँ कराना चाहते हैं। हनुमानगढ़ जिले के लिए ये और भी अच्छा है। पिछले 3 दिनों से राजस्थान स्टेट ओपन आर्चरी टूर्नामेंट का समापन हुआ है। इस गेम में पिछले 3 दिन से खिलाड़ी अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन किया खिलाड़ियों ने। और इस खेल में मानसिक दृढ़ता और एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। सभी खिलाड़ियों ने जो कि काफी अच्छा खेल दिखाया। सभी तो जीतते नहीं, लेकिन इसमें कांस्य, रजत और स्वर्ण 3 पदक मिलते हैं। तो जिन्होंने पदक जीते हैं वो तो अच्छे थे ही, बाकी और सभी खिलाड़ी यहाँ राज्य स्तरीय और अपने नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। हमने इस गेम में लगभग 2.5 लाख रुपए के नगद इनाम दिए हैं और काफी ये शील्ड दिए हैं। लगभग 500 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। और निजी परिवहन चालकों और परिचालकों को सामाजिक सुरक्षा दिलवाने के उद्देश्य से भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का पहला प्रांतीय सम्मेलन जसूसर गेट स्थित पुष्पकर्णा भवन में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री हरि मोहन शर्मा और नवीन ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला संयोजक गोपी किशन गहलोत ने की। आपको बता दें कि अधिवेशन में राष्ट्रीय लोक अदालत में चालानों के निपटारे की योजना, रोड टैक्स से मुक्ति था या शिथिलता, पुलिस सड़कों पर चालकों से अभद्रता और चालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने सहित अनेक मुद्दों पर मंथन किया गया। वहीं अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार ने लकड़ा कमेटी बनाई थी, इसकी सिफारिशें आज तक लागू नहीं हुई, जिससे निजी परिवहन करने वाले चालकों परिचालकों को सामाजिक सुरक्षा के अभाव में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। के लिए भारत सरकार ने एक लाकड़ा कमेटी बनाई थी। लाकड़ा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चालक परिचालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना जो लागू होनी थी वो आज तक लागू नहीं हुई। इस उद्देश्य को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ अपना गठित कार्रवाई प्रारंभ कर रहा है और आंदोलन की राह पर है। क्योंकि हर विषय में हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है, मगर चालक परिचालक को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। जो 50 डिग्री तापमान में भी ट्रक चलाता है, बस चलाता है, ऑटो चलाता है, वो कार जीप चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, परिवहन के सारे साधन मुहैया कराने वाले व्यक्ति को
कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनके बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं है, उनकी बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, जबकि छोटे से छोटे भवन निर्माण के मजदूर तक को भी सुरक्षा दी गई है, अन्य सभी लोगों को सुरक्षा दी जा रही है, मगर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए कोई प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर आज ये प्रथम राजस्थान का अधिवेशन हो रहा है, जिसमें आज नई कार्यकारिणी भी बनेगी, नए प्रस्ताव भी पारित होंगे। कुछ डीजल और सेस पर जो शेष लग रहा है उस शेष के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड बने, उसके आधार पर योजनाएं चले। गिग वर्कर बोर्ड जो चाइना की तर्ज पर बनाया गया है इस भारत में, जिसमें राजस्थान में 350 करोड़ रुपए डाले गए, उसमें सभी वाहन चालकों को इसकी सुविधा मिले, जबकि उन्होंने गिग वर्कर बोर्ड में स्विगी कंपनी और जोमेटो कंपनी को लगाया है। उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इन कंपनियों को हटा करके मात्र चालक और परिचालकों के लिए लागू करें। बीकानेर में सावन में बारिश के मौसम में रंग मल्हार का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऐसे में जिसमें कलाकारों ने मिट्टी के तवे पर विभिन्न कलाकारी का प्रदर्शन किया। वहीं गौशाला प्रन्यास के मनोज सोलंकी ने बताया कि अच्छी बरसात की मनोकामना को लेकर ये दिवस एक ही दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इंटरनेशनल कार्यक्रम है ये। एक ही दिन पूरे वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट पे हम चित्रकारी करते हैं। इस बार हमने मिट्टी का तवा हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें बीकानेर के आर्टिस्ट और पे अपनी चित्रकला कर रहे हैं और बरसात की कामना को लेकर हम ये रंगमल्हार बनाते करते हैं, जिससे कि पूरे देश में बरसात हो। कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो हर साल होता है और ये सोई और मेरा एक चीज की बार है जब मैं इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें मुझे पार्टिसिपेट करने से एक तो दूसरों से मिलने को पता चलता है और एक सबको आदमी करते हैं मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे सावन के महीने में होता है, तो हम बारिश की मनोकामना के लिए करते हैं, अच्छी बारिश के लिए। और ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसमें हमें और लोगों से मिलने का पता चलता है, हमें और चीज़ों के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे एक ये चीज़ खास है कि हम हर साल अलग ऑब्जेक्ट पे करते हैं। कभी मिट्टी के तवे पे, इससे पहले अप्रैल पे किया था, तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का 12वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। वहीं समिति के प्रदेश अध्यक्ष कमला मेघवाल ने बताया कि हमारे संगठन का सम्मेलन इकाई से लेकर राज्य तक का हर 3 साल में एक बार होता है। इस सम्मेलन में नई कमेटी का चुनाव होगा और पिछले कमेटी के कार्य की समीक्षा की जाएगी। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का बीकानेर जिले का 12वां जो जिला सम्मेलन है वो होने जा रहा है। इसमें आज हम लोग हमारे संगठन का जो सम्मेलन होता है वो इकाई से लेकर राज्य तक का हर 3 साल बाद होता है। 3 साल बाद हम हमारी नई कमेटी का चुनाव करते हैं। वो जो चुनी हुई कमेटी है वो 3 साल तक काम करती है। अभी जो पिछली जो कमेटी है वो 3 साल तक जो काम किए हैं उनका आज यहाँ हम पेश करेंगे और इस सम्मेलन के अंदर हम एक नई कमेटी का फिर से चुनाव करेंगे। वो आगामी नई कमेटी है वो 3 साल के लिए काम करेगी। करौली में जिला स्तरीय विशिष्ट कार्य योजना के क्रियान्वयन और जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान करने और उसकी सूचना देने के संबंध में मीडिया कर्मियों की कार्यशाला सूचना केंद्र के टाउन हॉल में आयोजित की गई। तो वहीं एक्शन एड यूनिसेफ जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल शोषण, भिक्षावृत्ति, नशा मुक्ति, ड्रॉप आउट और अनामांकित बच्चों के शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और बाल श्रम मुक्त करौली, बाल विवाह मुक्त, बाल मैत्रीपूर्ण बैक टू स्कूल अभियानों में मीडिया की भूमिका से अवगत कराते हुए मीडिया कर्मियों का सहयोग आवश्यक बताया। जिला बाल कल्याण समिति सदस्य फजले अहमद ने बालकों की परवरिश और उन्हें उचित शिक्षा की जरूरत बताते हुए मोबाइल से दूरी बनाने, बाल श्रम में लिप्त बच्चों को चिन्हित कर उनका स्कूल में प्रवेश दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि इसके लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। तो देखिए किस तरह से बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, इसके लिए यहां पर बताया गया। मीडिया कर्मियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया था जहां बाल संरक्षण मुद्दों पर मीडिया की अहम भूमिका रही। जिला समन्वय दिनेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करौली से, जहां करौली में जिला स्तरीय विशिष्ट कार्य योजना के क्रियान्वयन और जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान
कराने के लिए जो है उनकी सूचना देने के संबंध में मीडियाकर्मियों की कार्यशाला सूचना केंद्र के टाउन हॉल में आयोजित की गई थी। एक्शन एड यूनिसेफ जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बाल श्रम, बाल तस्करी और बाल शोषण, भिक्षावृत्ति, नशा मुक्ति, ड्रॉप आउट और अनामांकित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियानों के संबंध में यहां जानकारी देते हुए नजर आए। और इस बीच आपको बताते चले कि मीडिया कर्मियों की भूमिका से अवगत कराते हुए मीडिया कर्मियों का सहयोग आवश्यक बताया। और जिला बाल कल्याण समिति सदस्य फजले अहमद ने बालकों की परवरिश और उन्हें उचित शिक्षा की जरूरत बताते हुए मोबाइल से दूरी बनाने, बाल श्रम में लिप्त बच्चों का चिन्हित करने और उनका स्कूल में प्रवेश दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि इसके लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। और वहीं नीका पंथ जोधपुर राजस्थान के 16वें गादी पीठाधीश्वर और संस्थापक केवली भगवंत सदगुरु नारायण परमेश्वर महाराज का 2 दिवसीय द्वितीय परिनिर्वाण कैवल्य महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां 17वीं गादी पीठाधीश्वर आचार्य रामनिवास महाराज के सानिध्य और महंत रामप्रसाद महाराज, महंत राजेंद्र दास, संत प्रेमदास शास्त्री, साध्वी विमलाबाई सहित अनेक संत महात्माओं के विशेष आतिथ्य और श्रद्धालुओं की मेजबानी में महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आपको बता दें कि आयोजन समिति के अमरा राम सांखला और नरेश काकर ने बताया कि महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन मारवाड़ की सांस्कृतिक झलक के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नलिन सिंह ने बताया कि दूसरे दिन के कार्यक्रम में नीका पंथ के पीठाधीश्वर आचार्य रामनिवास महाराज ने कहा कि राम नाम मात्र से ही जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर नोहर पुलिस ने रावतसर साहवा तिराहे पर एश्विनी के नाकाबंदी कर कई वाहनों के चालान किए गए। तो वहीं थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि एश्विनी की नाकाबंदी रहेगी, जिसमें वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है और अब तक यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले और कागजात पूरे नहीं होने पर 15 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं। गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्में लगी हुई हैं, उनको भी नाकाबंदी के दौरान उतरवाया जा रहा है। इसके साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले कुछ एक वाहनों को समझाइश कर यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी जा रही है। थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियम तोड़ने वालों के चालान किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 15 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं और इसी के साथ साथ ट्रैफिक को लेकर तमाम बातों का भी जिक्र किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने जानकारी दी है। बताते चले कि जहां नोहर पुलिस ने रावतसर साहवा तिराहे पर एश्विनी की नाकाबंदी कर कई वाहनों के चालान काटे गए और वहीं थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि एश्विनी की नाकाबंदी रहेगी और इसके साथ ही वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है और अब तक यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले और कागजात पूरे नहीं होने पर 15 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्में लगी हो, उनको भी नाकाबंदी के दौरान उतरवाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले कुछ एक ऐसे वाहन हैं जिन्हें समझाया जा रहा है, समझाइश देकर यातायात नियमों के कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी जा रही है। तो वही थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। जो काली फिल्म लगे हुए वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी फिल्में उतरवा रहे हैं। इसके अलावा जो बिना नंबरी वाहन है जिनमें संदिग्ध लोग बैठे हैं उन सब वाहनों की चेकिंग हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर अब तक कितने वाहनों के चालान किए गए? अब तक करीब 15 वाहनों के खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा काफी संख्या में वाहनों को चेक किया है, उनको वेरीफाई कर रहे हैं कौन लोग बैठे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कोई बाहर से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनकी संदिग्ध जो लग रहे हैं उनका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं साथ साथ। सर ट्रैफिक पुलिस भी जगह जगह चालान करने में लगी हुई है, तो मोटरसाइकिल वाहनों को चालान किए जा रहे हैं। हाँ, कुछ शहर के अंदर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस के पास ऑनलाइन चालान करने वाली मशीन भी आ गई है। तो हम जो सड़क पर नो पार्किंग के अंदर व्हीकल खड़े रहते हैं उनको उस मशीन के द्वारा उनका चालान कर रहे हैं ताकि सड़क पर कोई नो पार्किंग या सड़क के बीच में खड़ा नहीं करे, यातायात व्यवस्था सुचारू।
स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सेठ राधाकिशन बिहारी राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय की 135 छात्राओं को यातायात शाखा हनुमानगढ़ टाउन का भ्रमण कराया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी अनिल सिंधा, पुलिस निरीक्षक द्वारा यातायात शाखा की कार्यप्रणाली, यातायात नियम और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे इंटरसेप्टर मशीनें, ब्रेथ एनालाइजर, चालान मशीन आदि के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। वहीं नशा तस्करी करने वालों की सूचना तुरंत पुलिस विभाग को देने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी ने यातायात नियमों की पालना करने और करवाने की शपथ कराई। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम बैरेर में प्रशासन की अनदेखी से महरूम पीड़ित परिवार के विगत सोमवार को दीवार गिरी थी, जबकि लगातार हो रही बारिश से मकान धराशायी हो गया। वहीं रमेश जागीर ने बताया कि विगत 7 जुलाई को मकान की दीवार गिर गई, जिससे कि परिवार के 5 जने बाल बाल बच गए। लेकिन शनिवार रात्रि से ही राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाके में हो रही बारिश में मकान धराशायी हो गया। पीड़ित ने पूर्व में भी दीवार गिरने पर वैनी तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर सहयोग की मांगी थी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगा रहा है। आपको बता दें, दीवार गिरने से 5 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद लगातार ये गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में समीपवर्ती ग्राम बैरेर में प्रशासन की अनदेखी की महरूम पीड़ित परिवार ने विगत सोमवार को दीवार गिरी थी, जबकि लगातार बारिश की वजह से मकान धराशायी हो चुका है। अब वही रमेश जागीर ने बताया है कि विगत 7 जुलाई को मकान की दीवार गिरी थी और जिससे परिवार के 5 लोग बाल बाल बच गए थे। लेकिन शनिवार रात्रि से ही राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाके में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मकान जो है वो धराशायी हो चुका है। इस बीच पीड़ित ने पूर्व में भी दीवार गिरने पर वैनी तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर सहयोग की मांग की थी, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी और अब कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन पीड़ित परिवार को गुहार लगाया जा रहा है, क्योंकि बीते 7 जुलाई को लगातार बारिश की वजह से मकान धराशायी हो गया था। 5 लोग बाल बाल बच गए थे, जिसके लिए अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका और इसके पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे, जहां टहला क्षेत्र के गोला का बास स्थित अलबरदौसा सड़क मार्ग के दोनों ओर बेतरीके से खड़े वाहन और ठेले लगाने की वजह से परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं, जिससे आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं व्यापारी मांगेलाल शर्मा ने बताया कि दोनों ओर अतिक्रमण करने से दोपहिया और बड़े वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सड़क के दोनों ओर खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लोगों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। अलबरदौसा मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को अव्यवस्थित यातायात के चलते कई बार लोगों में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे टहला से, जहां बेतरीके से सड़क पर यहां पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। लोगों को जाम का लगातार सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है और कोई भी कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि टहला क्षेत्र के गोलकाबास स्थित अलबरदौसा सड़क मार्ग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके दोनों ओर बेतरीके से वाहन को खड़े कर दिए जाते हैं। ठेले लगाने की वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से बता दें कि व्यापारी मंगलोर शर्मा ने बताया कि दोनों ओर अतिक्रमण करने से 2 पहिया और बड़े वाहन चालकों को काफी दिक्कतें होती हैं और सड़क के दोनों ओर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। अलबरदौसा मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को अव्यवस्थित यातायात के चलते कई बार लोगों के झगड़े तक हो जाते हैं। जाम की स्थिति रोज बनी हुई रहती है। यहाँ से दूर दराज से अन्य राज्यों के साधन आते हैं भानगढ़ की वजह से, तो यहाँ जाम की स्थिति बनी है, जिससे राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। जबकि शासन प्रशासन आके मूल के बैठा है, इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। हनुमानगढ़ पल्लू क्षेत्र के किसानों ने खरीफ 2024 का फसल बीमा क्लेम जल्द जारी करने की मांग की है। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी पल्लू के संयोजक
कॉमरेड केशव पंजारिया के नेतृत्व में किसानों के तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंजारिया ने बताया कि खरीफ 2024 का क्लेम मार्च अप्रैल में आना चाहिए था। फसल बीमा गाइडलाइन के अनुसार क्लेम में देरी होने पर कंपनी को 6% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 15 जुलाई तक क्लेम नहीं मिला तो किसान तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे। किसान सभा ने अन्य मांगे भी रखी हैं। इनमें बकाया बाउंस क्लेम का भुगतान, रिजेक्ट पॉलिसी की बहाली और कृषि कनेक्शन की समस्याओं का समाधान शामिल है। विधानसभा तहसील कमेटी पल्लू द्वारा तहसीलदार महोदय के मार्फत जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जो मुख्य मांग है वो ये है कि खरीफ 2024 का बीमा क्लेम तुरंत प्रभाव से कैलकुलेट कर किसानों के खातों में डाला जाए। अभी तक खरीफ 2024 का जो क्लेम है वो कैलकुलेट नहीं हुआ है, बहुत ही देरी से चल रहा है, क्योंकि खरीफ 2024 का क्लेम मार्च अप्रैल में आ जाना चाहिए था, परंतु ये देरी से चल रहा है। और जो फसल बीमा की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर क्लेम देरी होता है तो उसका ब्याज सहित किसानों को चुकाना पड़ेगा। तो हम कहना चाहते हैं बीमा कंपनी को कि आप तुरंत प्रभाव से खरीफ 2024 का क्लेम किसानों के खातों में डालें। अगर समय रहते आपने क्लेम किसानों के खातों में नहीं डाला, हमने कई दफा कलेक्टर के नाम ज्ञापन दे दिए। आप हमारी धैर्य की परीक्षा मत लो। आने वाली आगामी 15 जुलाई को पल्लू क्षेत्र का किसान इस पल्लू तहसील को घेर कर बैठेगा और हो सकता है तो तालाबंदी भी करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की रहेगी। धौलपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राजनिधि बीटी ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्लॉक पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तिगत श्रेणी चिकित्सकों, एएनएम और आशा सहयोगिनी भी प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान अपने उद्बोधन में जिला कलेक्टर ने कहा कि विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से संसाधनों की कमी होती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस पर इस वर्ष की थीम मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही रखी गई है। इस थीम के माध्यम से महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा। जैसलमेर में मौसम ने करवट बदल ली है। आपको बता दें कि तेज आंधी के साथ ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बच्चों ने भी बारिश में खेलकर मौसम का मजा लिया। वहीं लोगों ने बदले मौसम से खेतों में हरियाली देखने को उम्मीद है। बताते चले कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। धूल और उमस से परेशान लोगों ने अब सुकून की सांस ली है। तो देखिए, लगातार गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अब बारिश की वजह से जरूर वो सुकून की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसलमेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम ने अचानक करवट बदल ली और ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से यहां राहत मिलती हुई नजर आई। वहीं लोगों ने और बच्चों ने भी बारिश में खेलकर मौसम का मजा लिया। तो वहीं लोगों में बदले मौसम में खेतों में हरियाली भी देखने की उम्मीद जताई जा रही है। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।